तो हेलो सर, वेलकम टू मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मंजिल इंडिया को मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, देख रहा था। काफ़ी अच्छा आप लोग मतलब इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब आप लोगों ने मुझे कॉल किया तो फिर मैं ना नहीं बोल पाया। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला सवाल हम आपके जर्नी से करना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताइए कि आपने समाचार आज तक। हाँ, समाचार आज तक जो ये चैनल है आपका, तो उसका सफ़र स्टार्टिंग से लेके आज तक कैसा रहा? मतलब अ, समाचार आज तक को स्टार्ट हुए मुझे लगता है कि ये मैंने बेसिकली स्टार्ट नहीं किया है। अब मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को लगता है कि ये मैंने स्टार्ट किया है, मेरा इनिशिएटिव है, लेकिन ये मेरा है नहीं। ये एक्चुअली मेरे फादर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सोशल मीडिया पेज जो है बनाया गया था, और ये बात है आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पर। तो वो लोग का था थोड़ा मतलब कवर करते थे। एक्चुअली था क्या, मेरे फादर जो है पहले से जर्नलिस्ट थे। 1992 में उन्होंने पत्रकारिता शुरू किया था। काफ़ी ब्रांड्स में उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अपना कुछ करना चाहिए। अब तो इतना दिन है ना, इतने न्यूज़पेपर्स वगैरह से जुड़े रहे, दैनिक जागरण वगैरह से जुड़े रहे, तो उन्होंने सोचा कि अपना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने के बाद फिर कोविड आया, तो पापा का तबीयत थोड़ा सा मतलब कोविड में ख़राब हो गया, और पापा मतलब बेड पे ही चले गए। तो उस टाइम पे हमको लगा कि यार ये अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, पापा का सपना है और इसको मुझे पूरा करना है। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि क्लास 9 या 10th में होऊंगा। हाँ, 9th या 10, कोविड जब आया तब तो मैं 10th में था। तो ना मैं पापा को देखता था पहले से ही 8-9 में ऐसे लिखना हिंदी में मुझे पापा सिखाते थे कि है ना ऐसे ऐसे लिखना। एग्ज़ाम में लिखता था तो टीचर्स मेरी कॉपी लेकर के, एक सुमित सर हैं हिंदी के, इधर ही शायद उनका घर है, लोकल ही है यहाँ के। तो वो मेरी कॉपी लेकर के तीनों सेक्शन लेकर के घूम रहे थे कि देखो ये लड़का ऐसे लिखा है, क्या अच्छा लिखा है। बल्कि मैं बैक बेंचर्स था और पसंद नहीं करते थे मुझे बीइंग अ बैक बेंचर, लेकिन फिर भी मेरी कॉपी को क्योंकि अच्छा लिखा था, पापा सिखाते थे थोड़ा मोड़ा। तो जब पापा का तबीयत खराब हुआ कोविड के टाइम पे, तो मुझे लगा ये करना चाहिए। तो 1 साल मैंने किया। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया मेरे लाइफ में। 11-12 भी था, पढ़ाई भी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई ना रुकूं इसके चक्कर में, क्योंकि ये एक पापा मानते थे कि उन्होंने ये प्रोफेशन को ऑप्ट किया था। लेकिन उनको रिग्रेट होता था। रिग्रेट इसलिए होता था क्योंकि बिजनेस फैमिली से मेरे पापा बिलोंग करते थे। पापा चाचू लोग का सबका बिजनेस है, पापा का भी था। लेकिन फिर भी है ना, ये क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट है, पैसा हो ना हो, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मेरा बेटा जो है इसमें ना आए। वो रिस्पेक्ट के पीछे नहीं, थोड़ा पैसा कमाने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है थोड़ा जाए, तो चाहते नहीं थे कि। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुमको जर्नलिज्म ही करना है तो तुम 11-12 में करा देते हैं तुम्हारा एडमिशन, और तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ डिप्लोमा करो। तो दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए, 1 साल हुआ ही था। फिर मुझे लगा कि यार ये कॉलेज वॉलेज जाने से, ये थियोरेटिकल पढ़ाई से कुछ होने को नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे ही एक, और समाचार आज तक को यहाँ मैंने छोड़ दिया एज इट इज़। 5-6 हज़ार फॉलोअर्स होंगे उस टाइम पे, आई थिंक 5-6 हज़ार नहीं, 2-3 हज़ार होंगे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। लेकिन है ना, ऐसा ही कुछ था। मैं चला गया वहाँ, और वहाँ जा कर के मैंने एक न्यूज़ चैनल में अप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ उसका नाम था। उसमें मैं गया तो मैंने देखा यार बहुत बड़ा अच्छा सेटअप था उनका। और कुछ ऐसी बातें इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछी। उन्हें लगा कि मैं बहुत ज़्यादा एज है, मेरा चश्मा वश्मा लगा कि मैं फॉर्मल गेटअप में गया था। वो भाप शायद नहीं पाए होंगे। तो उन्होंने जो मेरा पोर्टफोलियो देखा काम का, कि मैंने क्या वॉइस ओवर किया, क्या स्क्रिप्ट बनाए। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ में काम करता था, तो पोर्टफोलियो था ही स्ट्रॉन्ग। स्क्रिप्ट वगैरह इनको भी लिख करके देता था, वीडियोज़ अच्छे वायरल हो जाते थे, 10 मिलियन 5 मिलियन। तो ऐसा था, तो उन्होंने तुरंत हायर कर लिया, और मैं वहाँ गया पढ़ने के लिए और जॉब करने लगा। लेकिन वहाँ जब मैंने शुरू में देखा कि यार इतना बड़ा कैमरा, ग्रीन स्क्रीन, तो मुझे लगने लगा अब तो यहाँ से रवीश कुमार ही बन करके निकलना है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि कॉर्पोरेट जर्नलिज्म में जो है इंसान बन जाता है। बन जाता है कि आप एक दिन अपने मन का काम करोगे, 2 दिन अपने मन का काम करोगे, तीसरे दिन चौथे दिन आपको कंपनी का दबाव आएगा कि ये काम आपको नहीं करना है, हमारा एडवर्टीजमेंट रुक जाएगा। ये चीज़ जब मुझे पता चला तो मुझे दुख हुआ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, मुझे लगता नहीं शायद कैमरा में बोलना चाहिए कि नहीं, ठीक है। फिर मैंने चैनल चेंज कर लिया उस वजह से। तो जब मैं उस दूसरे चैनल में गया तो वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे हमारी टीम में कि आज दिन भर हिंदू मुस्लिम का कम से कम 5 पैकेज डलना चाहिए। मतलब
हिंदू मुस्लिम का खबर मतलब आप समझ सकते हैं कि बोल्ड राइट खबर एकदम, जिसमें आप है ना दिखा दें कि है ना ऐसा किया मुसलमानों ने या हिंदुओं ने, ऐसा किया यहाँ पे तोड़ दी। तो इस तरह का चीज़ हम लोगों को दिखाने के लिए मैसेज आता था कि इसको करना है आज 5 खबर ऐसा। तो जब मैंने ये चीज़ देखा फिर बोला कि यार पैसे तो मिलते हैं, कॉल किया पापा को, एक दिन लाइव कर रहा था, फेम भी अच्छा मिल रहा था। नेगेटिव काम जब आप करते हैं, तो कुछ फेम गलत ज्यादा बोलते मिलता हैं है। तो फेम ज्यादा मिलता है। मैं देख रहा हूँ लाइव करता था यूट्यूब पे और फेसबुक पे 14,000 15,000 लाइव वाचिंग आ रहा है, लोग लिख रहे हैं जय श्री राम साजिब भाई, आप सच्चे है ना सनातनी हो, ऐसे हो मुझे लिख रहे हैं। और मैं यार क्या, लेकिन कुछ बंदे थे जो नेगेटिव कमेंट करते थे और कुछ अपने ही बंदे लिख देते थे कि यार मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। तो कुछ लोगों ने जब नेगेटिव कमेंट किया एक बार तो मैं रोने लगा। पापा कॉल किया, बोला पापा यार मैंने गलती कर ली, नहीं करना चाहिए था ऐसे, मुझे जॉब नहीं करना है, मैं घर आना चाहूँगा। घर आया, हौसला थोड़ा सा पस्त हो गया। आया रिटर्न पे तो देखा कि जिस टाइम पे मैंने चैनल शुरू किया था, एक्सप्रेस न्यूज़ था मेरे साथ में, हम और एक्सप्रेस न्यूज़ काम करते थे साथ में, शायद आप जानते होंगे एक्सप्रेस न्यूज़। तो हम लोग साथ में काम करते थे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। तो जब आया तब तो एक्सप्रेस न्यूज़ 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुका था और 2-3 चैनल जो मुझसे भी कम फॉलोअर्स था, कंपटीशन टफ हो गया था। मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है, ठीक है, कि अब गोड्डा में न्यूज़ चैनल हो करके सरवाइव करना, क्योंकि ज़िले में अगर 5 न्यूज़ चैनल हैं तो पांचों अगर सेम ही खबर दिखाएंगे, वही एक चीज़ दिखाएंगे कि आज प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चोरी, ये, तो फिर लोग मुझे तो नहीं देखेगा। ये बात मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जब मैं गोड्डा आया था लोकसभा इलेक्शंस के टाइम 2024 में। और मुझे आशुतोष भैया ने एक्सप्रेस न्यूज़ में बोला कि चलो तुम्हारा अभी ज़रूरत है इलेक्शन के टाइम, तुम है ना सब तुम्हारा काम हो जाएगा। गया मैं कांग्रेस ऑफिस, एक खबर कवर करने के लिए, विवादित ही खबर था, कवर किए और लोगों ने सराहा भी। और होता है लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, और मैं अपने कमेंट जो करते हैं, जो लोग वो मुझसे सामने में मिलते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कमेंट नेगेटिव है तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कुछ जब 24 में मैंने काम अपना शुरू किया दोबारा, तो आज 2026 है और मुझे लगता है कि है ना नगर चुनाव मैंने कवर किया गोड्डा का, विधानसभा इलेक्शंस भी कवर कर ही लिया, लोकसभा इलेक्शन भी कवर कर लिया, यानी जितने टाइप के इलेक्शन होते हैं वो तीनों मैंने गोड्डा को कवर कर लिया। तो बहुत चीज़ों को बहुत करीब से देखा और पहले शायद लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है शायद कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद लोग जानने लगे। कहीं जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, भैया अरे क्या कर रहे हैं आप, भले ही मैं उन्हें ना पहचानता हूँ, लेकिन अब मुंह पे कहने पे भी नहीं बनता, अरे भैया आप कौन, आपको तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन पहचान जाते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मैं भी किसी से मिलता हूँ तो पोलाइटली मिलता हूँ, अगर कोई पहचान जाता है तो ऐसा नहीं कि यार एटीट्यूड दिखा रहे, अरे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया, वही देखते हैं तो ही यहाँ तक हूँ। भले ही ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है ना, 50,000 के लमसम होगा, लेकिन है ना फॉलोअर्स से मतलब नहीं। आज के टाइम पे न्यूज़ गोड्डा के लोग को अगर आप नया न्यूज़ दिखाएंगे या बताएंगे तो वो लोग पहचान जाएंगे। इतना सही है मेरा जर्नी, दैट्स इट। तो ये आपका चॉइस था या फिर देखिए ऐसे बाय चॉइस, जैसे अभी एजुकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा मैंने मास कॉम से कर लिया, तो ग्रेजुएशन पापा ने बोला कि तुम है ना कर लो यहाँ से, पथरगामा से कर लो डिस्टेंस से। तो मैंने बोला नहीं यार पापा, ये डिस्टेंस का डिग्री जो है इसकी वैल्यू नहीं है। तो पापा ने बोला क्या करोगे, तो मैंने बोला कि ठीक है अच्छी डिग्री लेते हैं और है ना इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, और है ना ऐसे भी मास कॉम की डिग्री को मैंने देखा था, मैं जब जॉब कर रहा था। मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ जितने लोग मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेना चाहते हैं या कोई स्टूडेंट परस्यू कर रहा है कि हाँ मैंने किसी भी कॉलेज से मास कॉम का डिग्री ले लेते हैं काम हो जाएगा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मास कॉम की डिग्री अगर आप अच्छे कॉलेज से, कोई माखनलाल चतुर्वेदी है, कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से ले रहे हैं तो उसका बात अलग है, लेकिन अगर ऐसे आप मास कम्युनिकेशन का डिग्री कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस से, प्राइवेट महंगे कॉलेजेस से जो डिग्री लेकर के आए हैं बंदे, और 15,000 20,000 की सैलरी पर 5 साल से जॉब कर रहे हैं। तो ये है किसी, तो मैंने पापा को ये बात समझाई कि पापा मास कॉम का डिग्री नहीं करूंगा, इंजीनियरिंग का डिग्री करना है। तो 1 साल जेई के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता है कंपटीशन वगैरह कि मेरे लिए है कि मैं यार कंपटीशन में जाऊंगा। मतलब एवरेज स्टूडेंट था मैं पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि खराब था, मैथ साइंस में स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स के टीचर तारीफ ही करते थे साइंस की। तो है ना इसलिए मैंने सोचा कि जेई का एग्ज़ाम देते हैं, दिया, लेकिन है ना कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो फिर सोचा कि चलो है ना
पैशन को भी फॉलो करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तब रांची में मैंने एक कॉलेज में एडमिशन करा लिया, अभी पढ़ भी रहा हूँ और साइड बाय साइड ये पैशन भी चल तो रहा आप है। यहाँ रांची में ही रहते हैं या गोड्डा में ही रहते हैं? एक्चुअली क्या है कि गोड्डा में थोड़ा लिंक बना हुआ है और रांची में मैं सोच रहा हूँ कि लिंक बनाओ कैसे कैसे, थोड़ा थोड़ा अभी रांची को समझने का जरूरत पड़ेगा मुझे, क्योंकि रांची इज लाइक कि आप पूरे स्टेट को कवर कर रहे हो। और मेरा थॉट भी यही है कि मैं गोड्डा में सीमित ना रहूं। गोड्डा भी है मेरा, मैंने यहीं से शुरुआत की, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा झारखंड मुझे देखे। आप देखें शन्नी शरद भैया हैं, फॉलो अप झारखंड उनका है और उन्होंने शुरू किया था, वो पथरगामा के रहने वाले हैं, लेकिन आज पूरा झारखंड उन्हें जानता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि पूरा झारखंड जाने की गोड्डा के इस लड़के ने, है ना, पूरे झारखंड में कुछ किया। तो इस वजह से धीरे धीरे मैं रांची में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी कुछ आना पड़ जाता है, अब लोग बुला लेते हैं भैया प्रमोशन करना है, प्रमोशन में करता नहीं था, लेकिन अब लोग पुश करते हैं कि नहीं भैया आप करो, आपको करना पड़ेगा, है ना, प्लीज भैया करना पड़ेगा, तो मुझे आना पड़ता है। तो इस वजह से है, बाकी पढ़ाई तो अभी चल ही रहा है, साइड बाय साइड पैशन है। अब देखिए 4 साल है अभी ग्रेजुएशन को, 3 साल बचे अब देखिए आगे क्या होता है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े नेताओं के सामने आप फेयरलेस होके रिपोर्ट करते हैं? हाँ देखिए कॉन्फिडेंस का बात है। देखिए सबसे पहले है कि मैंने 3 चीज़ें सीखी थी। सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ जिले में कोई पत्रकार वरिष्ठ लोगों को छोड़ करके सोशल मीडिया में मुझे नहीं लगता कि लोग अभी कोई भी उतना एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए एथिक्स क्या कहता है, सबसे पहले कि आपको सवाल पूछना है किससे, जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट है, उससे ही आपको सवाल पूछना है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। आप उससे विपक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल तो आपको विपक्ष देगा, आपको पूछना है सत्ताधारी दल से। तो ये नहीं फॉलो होता। और मुझे क्या लगता है कि क्योंकि सीधा अगर कह दूं, आपने इतना जो पूछा ना ये कॉन्फिडेंस कि आप इतना बड़े नेता से, मुझे नेपोटिज्म का थोड़ा फायदा मिलता है, ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि अगर ये मुझे नहीं मिलता तब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, जो मुझे अभी पता चल रहा है रांची में तो यहाँ तो चलिए मेरे फादर को लोग जानते हैं, है ना, 3-4 पॉलिटिशियन लोग पहचानते हैं, तो है ना वहाँ पर अगर मैं कोई सवाल फेयरलेसली पूछ लेता हूँ तो मुझे, लेकिन मुझे अब देखना है कि स्टेट लेवल पे क्या होता है। तो अभी तो कॉन्फिडेंस है ही कैमरा पे, क्योंकि है ना पहले जब दिल्ली में रहता था तब इंटरव्यू करता था, है ना, संजय सिंह के पास गया तो उनका इंटरव्यू किया था, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। और भी थोड़े बड़े लीडर हैं, वो एक गुजरात के, है ना, कांग्रेस के लीडर हैं, क्या नाम है उनका, कन्हैया कुमार का भी इंटरव्यू करने में गया था। और मैं नाम बोल रहा हूँ, कांग्रेस से भाजपा में आए कि हार्दिक पटेल शायद उनका नाम है। अच्छा। उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो है ना पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने का हाँ ये है कि यहाँ की गोड्डा के जो लोकल पॉलिटिशियन है ना, इनको अब जा करके चाह करके, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत छोटे से देखा है। अब मेरे पापा का ऐसा था कि वो लोग पत्रकारिता करते थे पापा, तो वो लोग घर पे आना जाना लगा रहता था, शादी हो या कोई, है ना, तो मैंने उन्हें बचपन से देखा, उन्होंने बचपन से देखा। अब मैं कुछ रूड अगर सवाल कर भी दूं तो वो मुझे पलट करके कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई आएगा जर्नलिस्ट अगर पूछेगा तो नहीं हटिए, नहीं देंगे सवाल, लेकिन मैं अगर पूछ दूं तो वो ऐसे नहीं कर सकते, और अगर ऐसे करेंगे तो नहीं भी करते इस वजह से, क्योंकि जिला ने देखा ऐसे भी कि कोई भी नेता घमंड जिसका है, मैंने और पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिले में ऐसे पॉलिटिशियन है जो घमंडी है, जिनके पास मैं गया कि आपकी बात को मैं उठाना चाहता हूँ, आप बोलिए, आप कैमरे पे रहिए, लेकिन उन्होंने घमंड दिखाया कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। तो ठीक है भाई आप मत बोलिए, इट्स ओके, आपकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं तो अपना काम करते रहूंगा। तो कॉन्फिडेंस का जहाँ तक सवाल है कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब तक बातचीत करते रहिएगा, इंटरेक्शन बिल्ड कीजिएगा लोगों से, तो आ जाएगा। लेकिन मुझे तो नेपोटिज्म की वजह से आ जाता है कि यार मुझे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पापा का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए कल नुकसानदेह साबित हो। अभी मुझे रांची में किसी पॉलिटिशियन से लिंक अब करना है, तो अब मुझे लगता है कि मैं उनसे कैसे सवाल पूछूंगा, कैसे बात, तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसको भी, है ना, सुन कर लूंगा, है ना, क्लैरिफाई, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने कर रखा है। एक बार इरफान अंसारी आए थे जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं,
तो वो किसी को नहीं दे रहे थे इंटरव्यू, तो भीड़ पे घुस करके, मैं इलेक्शन का ही टाइम था, मैंने उन भीड़ में घुस करके उनका इंटरव्यू लिया। तो कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया कि वो भड़क गए मुझ पे ही कि आप भाजपा वालों से क्यों नहीं पूछते हैं सवाल। बोले सर भाजपा वालों से रूलिंग आप कर रहे हैं सर, पूछूंगा सवाल किससे। तो भड़क गया, नहीं हटिए कैमरा बंद कीजिए। तो मैं बोला नहीं कैमरा बंद नहीं करेंगे सर, आपको जवाब देना होगा। तो नहीं ये भाजपा वालों ने ऐसा किया वैसा किया, वो 3-4 भाजपा के बारे में बोले। जब देखे उन्होंने कि ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तब उनको देना पड़ा, निकलना पड़ा। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा नेता आपको अगर कुछ है ना अभद्र बोल देता है तो वो तो आपके कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। और उनको तो चुन करके हम ही ने भेजा है ना, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा, उनको चुन के हमने भेजा है। वो कोई मतलब जनता की ना नौकर है, सर्वेंट ही तो है ना, सर्व कर रहे हैं जनता को। तो उनसे अगर सवाल पूछने में जनता हिचकिचाएगी, एक पत्रकार हिचकिचाएगा, तो फिर दैट्स नॉट अ पॉइंट। इसका मतलब हम डेमोक्रेसी में है ही नहीं। मैं सवाल पूछ पा रहा हूँ, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। न्यूज़ रिपोर्टर का एक डेली लाइफ रूटीन क्या होता है? न्यूज़ रिपोर्टर का डेली लाइफ रूटीन देखिए क्या होता है कि सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्टर सुबह उठेगा, ठीक है, अपना है ना अपडेट्स देखेगा कि है ना। अब सब रिपोर्टर का मैं नहीं जानता हूँ, मेरा पर्सनली आपको बताता हूँ, सुबह उठता हूँ, जितने बजे भी नींद टूटा, रात में खबर देखते देखते या कोई खबर पे काम करते करते लेट सोया, 2 बजे 3 बजे 2-3 बज ही जाता है। एडिटिंग, अगर आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हो, जैसे मैं हूँ, सिंगल हूँ, एडिटिंग खुद कर रहा हूँ, वीडियो कवर करने खुद जा रहा हूँ, कोई और वीडियो भेज रहा है, वॉइस ओवर भी खुद कर रहा हूँ, सारा काम मेरा, तो मुझे वक्त लगता है 2-3 बज जाता है। फिर सुबह जब उठा 10-11 बजे, तो बहुत सारे कॉल मिस हुए रहते हैं कि है ना, फिर सबको कॉल बैक, पहला काम रहता है सबको कॉल बैक करना। सब समझ जाते हैं सोया था, हाँ सोए थे। अब जो जानने वाले लोग कॉल कर रहे हो तो जानते ही हैं कि सोया था। तो फिर उनसे बात किया, उसके बाद थोड़ा न्यूज़ का अपडेट्स देखा, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि कोई बुला ले, आज कोई घटना हो जाए या कुछ ऐसे, मतलब चाहते नहीं है कि कोई घटना हो जाए, लेकिन मतलब ऐसा रहता है कि अगर कोई बाय चांस आ गया कोई है ना न्यूज़, तो उसको कवर करने के लिए जाना होगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आज ही था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था है ना एसडीपी ऑफिस में, तो उसमें नहीं जा पाए क्योंकि इधर भी एक कार्यक्रम था रिसेंटली, अजीत यादव का आपने सुना होगा, उनकी मौत हो गई एफसीआई गोदाम की गाड़ी से। तो उनकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनके घर पे कवरेज करने गया था, देखा बहुत दयनीय स्थिति है। तो मैंने कल ही खबर डाला था, आवाज उठाई कि आप लोग जिले के हाई प्रोफाइल जनप्रतिनिधि सब कहाँ है, नेता सब कहाँ है, वोट का समय आता है तो आप लोग वोट मांगने आ जाते हैं, आप कहाँ हैं। तब आज देखिए कि दोनों जनप्रतिनिधियों की आंखें खुली। गोड्डा के 2 मुख्य जो हैं, एक माननीय पोड़ैया हाट के विधायक, झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उनके आवास पर पहुंचे और है ना एफसीआई गोदाम की जो गाड़ी चलवा रही है उनसे मुआवजा दिलवाने की बात की। रजनीश यादव भी पहुंचे थे, मंत्री पुत्र, उन्होंने भी कहा कि आपको घर और जो मदद सहायता, क्योंकि मैं गया, मैंने देखा काफी दयनीय स्थिति है परिवार की। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी को अभी ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल हुआ होगा उनके, और उनकी पत्नी पूरी तरीके से लगभग समझिए कि अकेली हो गई। अब एक गांव में कैसे एक महिला तो उतनी पढ़ी लिखी वो है भी नहीं कि अब उस पति भी नहीं है तो जॉब करके ठीक है अपने बच्चों को बढ़ा लेगी। गांव की महिला है, थोड़ा सा उसको तो सपोर्ट करने का जरूरत पड़ेगा ही, कहीं भी जॉब लगवा दे या कुछ ऐसा उनके लिए। और मैं उनके लिए आवाज उठाने गया था आज, देखिए तो इस वजह से वो कार्यक्रम छूट गया। तो दिन भर आज उसी कार्यक्रम में चला गया, 2 वहां गया, फिर और 1-2 जगह कवर, आज मेला का डाक था। तो इवेंट्स पे न्यूज रिपोर्टर का काम ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है किसी दिन न्यूज आए ही ना, तो दिन भर घर पे बैठ करके मुंह देख रहे हैं यार आज तो कोई न्यूज आया नहीं, तो है। लेकिन अगर कोई ऐसा जब होता है तो मैं बेसिकली ऐसा करता हूँ, जब न्यूज नहीं होता तब देखता हूँ झारखंड का कोई अच्छा सा टॉपिक है, ऑन कैमरा आकर के कर देता हूँ। क्योंकि दूसरे का फुटेज उठा करके, दूसरे का विजुअल उठा करके अगर फेसबुक यूट्यूब पे डालें तो इफेक्ट है कि फेसबुक यूट्यूब रिकमेंडेशन देता नहीं है, पूरा एंगेजमेंट डाउन कर देता है, तो कोई फायदा नहीं। तो अपना ओरिजिनल वीडियो कोई भी टॉपिक पे बना करके तो ऐसे डाल देते हैं। यही दिन भर का रूटीन है, और क्या। न्यूज़ रिपोर्टिंग में रिस्क होता है, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि मारने की धमकी मिली हो? हाँ जी, ऑब्वियस है, न्यूज रिपोर्टिंग में रिस्क होता है, और मैं तो रिस्क से ही है ना, मेरा तो नाम ही है कि मैं रिस्क लेता ही, मुझे डर नहीं है कि होगा क्या, जो बोलता हूँ बेबाक बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ था, यहाँ समरनालय के पास एक जगह है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर होता था अवैध नशे का कारोबार, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा नहीं होगा मेरा चैनल, छोटा ही था, 2-2.5 ही फॉलोअर होगा। तो मैं गया स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए अकेले, ठीक है। वहाँ खरीदा और ऑनलाइन पेमेंट किया, मोबाइल में थर्ड कैमरा ऐप ओपन किया, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा बातचीत रिकॉर्ड किया, वहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया, वो चलाया। अगले दिन उसके दुकान पर छापा पड़ गया, बल्कि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा व्यूज़ गया होगा, लेकिन है ना, हो सकता है कि अधिकारिक तक पहुँच गया। उस समय एसडीएम थे ऋतुराज यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं के टाइम का बात है। तो तुरंत उन्होंने सीज करवा दिया था वो अवैध कारोबार की जगह को। एक बार हमने किया था स्टिंग ऑपरेशन एक और जगह पे, तो हम लोग है ना वहाँ गए और हमने नशे की सामग्री खरीदी, एक कफ सिरप आती है वो खरीदा और एक गांजे की पुड़िया खरीदी, और वो लेकर के हम लोग गए अधिकारी सर के टेबल पे रख दी। सर लीजिए, हम लोग को बस नाम नहीं आना चाहिए। सर गए वहाँ, छापामारी पड़ा, वो वहाँ से है ना वो सब भी किया है, और भी बहुत जगह स्टिंग ऑपरेशन किया है। लेकिन है ना यही है कि लोग बोलते थे कि तुमको मारेगा, तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, घर वाले भी डर रहे हैं कि तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, बाहर मत जाओ। लेकिन यार डरने का क्या है, और कोई कोई किसी को है ना मारता नहीं। अगर है ना बोल भी रहा है ना पीठ पीछे कि मारेंगे, अगर है ना मैंने उससे सामने आ गया और मुझे मारने का कोशिश या मुझसे कोई लड़ाई करने की कोशिश करता है, तो मैं मेरा बात करने का तरीका ऐसे, मैं उसे मैनिपुलेट करके साथ बैठा लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो मुझसे साथ बैठ करके दोस्ती में बात करता। रिसेंटली एक घटना हुआ था, एक है ना बंदा मुझे न्यूज़ को लेकर के कुछ धमकी दे रहा था, ठीक है। उसने मुझे बहुत धमकी दी फेसबुक पे, मुझे इंस्टाग्राम पे गालियां दे रहा है, तू साले धर्म के दुश्मन है, ऐसे है वैसे। एक रिसेंट मुद्दा हुआ था संविधान और कुरान को लेकर के, मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया था। एक ब्लॉगर है, आजकल क्या है ना कि ये ब्लॉगिंग का जो जुनून है लड़कों में, ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि है ना फेम नहीं आ रहा है, तो धर्म के ऑप्टिक्स में किसी चीज को फ्रेम कर दो। हाँ। चाहे कोई भी धर्म हो, मैं स्पेसिफिक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी भी। जब व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप धर्म के ऑप्टिक्स में उसको डाल दो। तो मुझे लगा कि, और मेरा सर्किल ऐसा है, मैं इंटेलेक्चुअल के लोगों के बीच में बैठता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया और बोला कि यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ये तो गलत है। अच्छा, मैं इस लड़के को जानता हूँ, मैं इससे आप लोगों को माफ़ी मंगवा देता, ये माफ़ी मांग लेगा, ये ऐसा नहीं। अब वो मुझसे ही फाइट बैक करने लगा। मेरी बात, मैंने बोला कि तुम माफ़ी मांगो, मैटर को ख़त्म करो, वीडियो डिलीट कर दो, दैट्स इट, इतना सही करना था। बट उसने नहीं माना बात, तो मैंने बोला ठीक है यार रखो। फिर उसकी बहन से मैंने बात किया, पूछा कि आपके लिए संविधान पहले है कि कुरान, तो उन्होंने बोल दिया संविधान कुरान। मुझे तो टीआरपी का टॉपिक मिल गया, सुबह मैंने खबर लगाया तो है ना। और गोड्डा पुलिस को तो गोड्डा पुलिस जिस तरह से काम कर रही है जिले में, ठीक है, इन सब मुद्दों में, अदर का मैं बात नहीं करूंगा, इन सब मुद्दों में जितना सजग है गोड्डा पुलिस, कि गोड्डा में दंगा भड़काना आज के टाइम पे मुश्किल है, फैक्ट है ये। अभी जो एसपी सर है मुकेश कुमार, हमारे एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, एकदम टाइट हमारे अधिकारी हैं जिले में, तो उन्होंने तुरंत अगले दिन रात में, मैंने खबर लगाया है 10-11 बजे के लगभग, अगले दिन है ना एसडीपीओ सर, थाना प्रभारी सर का मुझे कॉल आया, वो उसका लोकेशन कहाँ है लड़के का, सब उसके घर पे गए, वो लड़का माफी मांगा। मुझे असनमनी से, क्योंकि ऐसा है कि वहां से मैं रह चुका हूँ असनमनी में, तो मुझे इतने कॉल आए सुबह से, मैं कॉल नहीं उठा। अगले दिन सो के मैं 12-1 बजे उठ रहा हूँ और देखा मैंने, तो यार इतने सारे मिस कॉल, 161। मैं परेशान, क्या हुआ है भाई? अब देख रहा हूँ सब जान पहचान के लोगों का एक लाइन से कॉल है, सबको जब कॉल बैक कर रहा हूँ, डेविड, जैसे सुन रहा हूँ डेविड, कॉल काट रहा हूँ, जैसे सुन रहा हूँ कॉल काट रहा हूँ, जैसे सुन रहा हूँ कॉल काट रहा हूँ। मुझे सुनना ही नहीं है भाई, आप पैरवी मत कीजिए, ठीक है। बस मैंने एक कॉल बस जो सुना उस दिन थाना प्रभारी सर का सुना, और उनकी बात सही थी कि उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया साजिद, बट तुम्हारे न्यूज़ के थ्रू वो वीडियो अभी भी फॉरवर्ड हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो न्यूज़ को तुम है ना थोड़ा सा कुछ आर्काइव वगैरह करो, थोड़ी देर के लिए कार्रवाई हम लोग कराएं। हम बोले ठीक है सर, उसको बस उनका मैंने बात सुना, लेकिन वहाँ पर भी मैंने वो वीडियो, मुझे लगा कि हटा देना चाहिए। जब सर ने बोला ना थोड़ी देर के लिए आर्काइव कर दो, मुझे लगा कि डिलीट कर दूं क्या, सर बोल रहे हैं, थाना प्रभारी सर बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कहीं मेरे पर, लेकिन फिर भी मैंने डिलीट नहीं किया। तो वो वहाँ से भी उस बंदे ने भी मुझे वहाँ पे बहुत सारी धमकियाँ दी है ना इंस्टाग्राम पे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कल वो मेरे से मिला तो है ना गले मिल रहा है, भाई आप बहुत है, माफ़ कर दीजिए मुझे, ऐसे वैसे, साथ में फ़ोटो खिंचाया है, डाला है। तो क्या करूँ, मेरा थॉट है कि मैं एक्सट्रीमिज़म को नहीं
है ना, मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे सामने कोई एक्सट्रीमिस्ट आ गया, नो मैटर व्हाट, हिंदू मुस्लिम, तो मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, मैं उससे है ना क्रिटिसाइज करूंगा, यही है और क्या। कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? देखिए, सक्सेसफुल औरत के पीछे आई एम रियली सॉरी, सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है, ये बात से आपकी मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। मैं देखिए तो एज सच मेरी जिंदगी में मैं कह सकूं कि इसके वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ, ये नहीं कह सकता, वन ऑफ द रीजन कह सकता हूँ कि हाँ, शायद उसके होने की वजह से मेरे लाइफ में पीस ऑफ माइंड रहा। बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिसमें सामने वाला बंदा साथ था, तो हो सकता है उसके भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं कह सकता तब अगर मेरी मम्मी जिंदा होती। मम्मी नहीं है, क्लास 8 में जब था तो मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम में डेथ हो गया था मम्मी का, तो उनके लिए कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए कैसे थी, जो हमेशा मोटिवेट करती थी, हमेशा बचपन से हमको इतना स्ट्रांग बनाई है ना। श्रद्धा, मैं, आपका नाम श्रद्धा है ना? हाँ, इतना स्ट्रांग उन्होंने मुझे बनाया, मतलब कि मैं बहुत छोटा सा था और मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चलती थी, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह चलता था थोड़ा, मतलब था घर पे, है ना, हो गया था कुछ प्रॉब्लम भी, हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरी मम्मी ने मुझे इतना समझाया, मतलब कि हमेशा मैं मम्मी के साथ हर प्रॉब्लम में रहता था, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे घर शिफ्ट करना हो या है ना फर्नीचर शिफ्ट करना हो, कभी पापा के है ना शॉप पे जा करके ड्यूटी देना हो, छोटा सा बच्चा होऊंगा, 4-5 में होऊंगा या 3-4 में होऊंगा, तब से मम्मी ने रिस्पॉन्सिबल बना दिया और मेरे मन में एक फीलिंग्स डाल दी कि यार है ना, सबसे जरूरी इस दुनिया में कोई है तो वो है परिवार। परिवार के लिए हमेशा इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। तो बस वही है कि परिवार के लिए मैं है ना अपने स्ट्रगल करते रहता हूँ और एज सच कह करके कि कोई सक्सेसफुल अगर हुआ हूँ, सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा, अभी बहुत आना बाकी है लाइफ में। अभी अगर सक्सेसफुल कहने लगूंगा तब तो फिर हो गया बंटाधारी, लेकिन है ना जितना भी हूँ ये मेरी मम्मी का टीचिंग से, और कोई ऐसा लड़की नहीं है ऐसे कि जो है ना, अगर होती भी तो इतना मेरा विल पावर या मेरा दिमाग इतना कमजोर नहीं है कि मुझे किसी थर्ड पर्सन या किसी फीमेल का या किसी अदर जेंडर का जरूरत पड़े जिसके वजह से मैं सक्सेस हो पाऊँ। तो ऑल इन ऑल मैं अपनी मम्मी को, औरत का जो आपकी बात है वो जस्टिफाइड है, मैं अपनी मम्मी को क्रेडिट दूंगा लेकिन है ना सच वो वाला कोई सीन नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया आपके क्लास 8 में ही आपकी मम्मी का डेथ हो गया, तो अगर आज आपकी मम्मी होती तो क्या आप आज भी यही काम कर रहे होते? हाँ, मम्मी नहीं चाहती थी कि हम पापा के इस प्रोफेशन में आए, जो बात है फैक्ट, मैं झूठ किसी से नहीं कहूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर मम्मी आज होती तो मुझे इस जगह पर देखती तो शायद मैं भी खुश होती या खुश नहीं होती, आई डोंट नो, है ना। लेकिन ये है कि मम्मी होती शायद तो हो सकता है कि अभी मैं यूपीएससी क्लियर करके लवासना में होता, ये तो श्योर है, क्योंकि मम्मी ने इतना स्ट्रिक्ट हम लोगों को बचपन से रखा। क्लास 8 तक मम्मी के जाने के बाद थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊं कि मम्मी के जब थी हम लोगों को पढ़ाई के लिए हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता था कि संस्कृत में है ना यार मैं फेल हो जाता था संस्कृत में, हालांकि मैं बहुत मेहनत करता था कि पास हो जाऊं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, फेल हो ही जाता था संस्कृत में। तो 5 के बाद संस्कृत चला गया, तो फिर है ना फिर मुझे कंप्यूटर में है ना मैं जाने लगा, हाँ फेल होने लगा तो संस्कृत था तो कंप्यूटर। तो अब जो वो एक सब्जेक्ट में रेड लगता था उसके लिए इतना डर रिजल्ट के दिन कि मैं उठा नहीं रहा हूँ मम्मी को कि आप ओपन हाउस में जाओ, ठीक है। हालांकि और सब्जेक्ट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन मम्मी को याद रहता था कि आज तो ओपन हाउस है, आज तो जाएंगे, और मम्मी उस दिन अपने से उठ जाती थी और हम लोग को है ना बोलती थी चलो ओपन हाउस में चलना है। और ओपन हाउस में मैं गया था, मुझे याद है मम्मी के डेथ से पहले 7th का ही ओपन हाउस था, डेथ से 1-1.5 महीना पहले गए थे, 8 में जाने वाले थे, नहीं 2-3 महीना होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम का ओपन हाउस में हम गए थे। तो मेरे मैथ्स के टीचर हैं एक, मैं कहना चाहता हूँ है ना रानू सर का प्रमोशन कर देता हूँ, ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं वो लेकिन फिर भी प्रमोशन कर देता हूँ। सेंट थॉमस में मेरे रानू सर मैथ्स और फिजिक्स, उनसे बेस्ट टीचर इस पूरे जिला में कोई नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। मैथ्स और फिजिक्स रानू सर से बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, आप परेशान मत हो, उनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने उन्हें बोला था हालांकि बचपन में सर पढ़ा दो, लेकिन तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, हाँ अभी भी सेंट थॉमस में शायद पढ़ा रहे हो,
मुझे पता नहीं, लेकिन जब पढ़ाते थे हम लोग के टाइम पे थे रानू सर, अभी भी होंगे ही, रानू सर गए नहीं होंगे मुझे लगता है, उतना एज ही नहीं था उनका, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे मैथ्स में शायद आए थे 92 या 93 आया था, हाँ 93 आया था। तो मम्मी गई ओपन हाउस के दिन, तो सर तारीफ का फूल बांधने लगे। ऐसे तो क्लास में मुझे मारते रहते थे, लेकिन है ना जब, और उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे देता था, लेकिन बदमाश तो था ही, बैक बेंचर था तो थोड़ा मार वार खाता था। लेकिन जब मम्मी आई तो मम्मी के सामने सब टीचर्स तारीफ ही कर रहे हैं, फिजिक्स वाले टीचर भी, बायो वाले टीचर भी, केमिस्ट्री वाले टीचर। लेकिन मम्मी जब गई ना तो थोड़ा सा क्या हुआ कि पापा को ऐसा लगने लगा कि हमको इन लोगों को, अपने बेटा बेटी को माँ का भी प्यार देना पड़ेगा, पापा का भी प्यार देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि प्रॉपर गाइडेंस जो माँ कर पाती है वो नहीं हो पाता है, फैक्ट है ये। पापा का काम क्या है? पापा का काम है यार मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ, तुम लोग अपना लाइफस्टाइल मैनेज करो, मम्मी ये सब देख रही है, पढ़ाई वढ़ाई, घर पे खाना, ये सब क्या, वो काम मम्मी का। लेकिन मम्मी जाने के बाद पापा ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पाए। पापा का भी अलग अलग बिजनेस है और भी चीजें हैं मैनेज करने के लिए, बच्चों को देखेंगे कि क्या करेंगे। तो मेरी बहन तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, और उसने पहले से सोचा हुआ था कि यार मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाऊंगी। लेकिन मुझे भी पापा ने बोला था तुम भी एंट्रेंस दो, तुम भी निकाल लोगे, क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे लगा है ना यार, इतने सारे मुस्लिम्स के बीच में नहीं मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि बचपन से सेंट थॉमस में पढ़ा हूँ, सारे दोस्त मेरे कैसे हैं, और मुझे आदत नहीं है मतलब एकदम अब है ना किसी से मिल रहे हैं, मतलब किसी भी धर्म के प्रति मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तो मुझे लगा यार मैं नहीं जाऊंगा इसमें। पापा ने मुझे, नहीं तुम दे दो, फिर भी मैं गया, कुछ भी नहीं लिखता था पेपर में, एंट्रेंस में क्या निकलेगा, पापा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मैंने पापा को, और फिर कोविड जब आ गया था 10th में, तो भी पापा बोल रहे थे चले जाओ, लेकिन हम नहीं गए। और जब नहीं गए तो फिर, और चस्का भी लग गया थोड़ा सा जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का चस्का इस वजह से लग गया क्योंकि इज्जत इसमें बहुत है, ठीक है, इज्जत इस लाइन में बहुत, भले ही आज के दौर में इज्जत थोड़ा लोगों ने खत्म कर दिया है, लोग गोदी मीडिया बोलने लगे हैं, बिक गया है मीडिया, पत्रकार, पैसा, ये वो, लेकिन है ना रिस्पेक्ट इस जॉब में जितना है वो, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आप कोई भी अदर जॉब करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रिस्पेक्टेड जॉब है क्योंकि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ऐसा हाई प्रोफाइल जॉब है, भले पैसे कम है लेकिन अच्छा जॉब है। और इस लाइन में अगर आप अंजना ओम कश्यप बनना चाहते हो, या अगर आप सुधीर चौधरी बनना चाहते हो, तो फिर आपको उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा जितना आपको बॉलीवुड में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं अभी? सोशल मीडिया ने तो यार धमाका मचा दिया है। सोशल मीडिया अब अभी देखिए हर चीज में, कोई भी मैटर, मैं बोलूंगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, पत्रकारों को जिले में, ठीक है, लेकिन भले ही आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन आज सोशल मीडिया के आप जमाने पे देखो कि कोई घटना अगर होती है तो मुश्किल से मुझे लगता है हाफ एन आवर का वक्त बीतता है और वो घटना आपके फोन पर चल रहा होता है, आपको पता चल जाता है, अरे यार जिले में देखो आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, फला ये हुआ है, ये मरा, तो आधा घंटा 15 मिनट। और जब अखबार का जमाना था तो वो वही चीजें, वही न्यूज दूसरे दिन आता था। और मेरे पापा ने तो मुझे ऐसी कहानी सुनाई है कि आज पोस्ट किए हैं न्यूज लिख करके, और फोटो भी फैक्स किए हैं आज, और 3 दिन बाद खबर छप के आता था। तो ऐसा भी पत्रकारिता उन्होंने देखा। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया से जितना चेंज आया है, चेंज नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स तो होता है, देखो तो है ना, इसका प्रोज भी है, कौन सा प्रोज है, बहुत सारे प्रोज। सोशल मीडिया के जरिए आजकल लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, लोग जान पाते हैं आसपास किस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल हेट के लिए, तो देखिए हर चीज का निर्भर करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हो। आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और है ना नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करोगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑडियंस का सवाल था कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं? हाँ, रिलेशनशिप का सवाल जो है, तो मुझे अब ये तो आप क्वेश्चन देख लो, इसमें कहीं ये तो नहीं है कि नाम बताना पड़ेगा। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि नाम नहीं भी बताएं तो भी चलेगा, आंसर चाहिए हाँ या ना। नाम बताना तो बहुत है ना, है रिलेशनशिप सबका होता है भाई, तो है ना, मेरा क्यों नहीं होएगा, है ही, ऑब्वियस है।
लेकिन अब है कि ऐसे पहले था कि है ना पूरा सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ और कपल मोमेंट, लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनको छुपा करके भी रखा जाता है भाई। तो अगर हूँ भी या ना हूँ तो है ना बताना जरूरी नहीं है। तो जिसने भी ये सवाल पूछा है, आपको सद्बुद्धि अगर है तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। है नहीं तो दे देता हूँ फिर भी सवाल। रिलेशनशिप में हर कोई होता है, मैं भी हूँ रिलेशनशिप में, और क्या। गोड्डा की सड़क सुरक्षा स्पेशली हाईवे के बारे में आप क्या कहेंगे? सड़क सुरक्षा देखिए, हाईवे तो बहुत अच्छा बना है, ठीक है, लेकिन लोगों का दिमाग भी तो उतना डेवलप होना चाहिए कि हाईवे पे कैसे चला जाता है भाई। कोई इधर लेन से, आज ही शाम में मैं हाईवे पे गया, देखा एक बंदा व्हीली कर रहा है, आगे वाला चक्का उठा करके चल रहा है एकदम आगे। तो ठीक है, लोगों का भी है ना उस तरीके से माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है हाईवे के लिए, बट फिर भी मिल गया धीरे धीरे। हाईवे आने से और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से डेवलपमेंट ही होता है, तो इसका जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बशर्ते लोगों को थोड़ा अभी हाईवे पे चलने सीखने की जरूरत है, हाईवे के रूल्स के बारे में जानने की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आप लोग गलत चलते हैं हाईवे में, ठीक है। 3 लेन जो होता है हाईवे में, तो उसमें एक लेन जो होता है सबसे इधर वाला जो है ना बॉर्डर के पास, वहां पर सिर्फ हेवी व्हीकल चलता है, एलएमवी या फिर आप अपनी कार को, और ओवरटेक करने के लिए थर्ड लेन को यूज करते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं थर्ड लेन, गोड्डा के लोगों को मैं देख रहा हूँ हाईवे पे चल रहा हूँ, थर्ड लेन पे पूरी स्पीड में जा रहे हैं। अरे भाई वो ओवरटेक लेन है, कोई है ना पीछे से ओवरटेक करते हुए मार देगा, बोलोगे यार कार वाले की या ट्रक वाले की गलती है। तो थोड़ा सा गोड्डा वाले लोगों को भी रूल्स को, एक बार नेशनल हाईवे के पोर्टल पे आप जाएंगे तो रूल्स वहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा, आपके ऑडियंस जाकर के पढ़ ले। आपके हिसाब से आने वाला 5 साल गोड्डा में क्या डेवलपमेंट होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी क्या लग रहा है आपको? देखिए, डेवलपमेंट मुझे लगता है कि तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जनता जो है पैसे पर वोट देना नहीं बंद छोड़ेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कि आज नगर इलेक्शन से हुए रिसेंटली, तो नोट बांटने की चर्चा उठी, भले ही आप पत्रकारों पे एफआईआर करवा दे, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन भले ही पत्रकारों पर एफआईआर कर दे। मैंने खुद एक एफआईआर लिया अपने ऊपर, ठीक है, उन्होंने एफआईआर करवा दी। डीसी मैडम का मैंने पोस्ट देखा, उस पर लिखा हुआ था समाचार आज तक और एक्सप्रेस न्यूज पर एफआईआर है, और फिर हमें बुलाया गया वहां कि आपने खबर चलाई रात में नोट में। तो अब आप पत्रकार को डरा रहे कि आप चलिए, नहीं तो है ना आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा, मजबूरन हम लोग को बताना होगा कि आप जांच में सहयोग नहीं कर। अरे रात में हम लोगों को वहां पर आदमियों ने बुलाया, बाइट दिया, उस लड़के को हमने, जिस जो बोल रहा है, जो आरोप लगा रहा है, उसका बाइट है, वो नोट बांटते हुए वीडियो दिखा रहा है, जिसके पास पोलिंग लिस्ट के साथ है कि पोलिंग लिस्ट में नाम देख रहे हैं, और वीडियो वो वीडियो हमने चलाया, और हमने लिखा भी कि हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वो वीडियो, हम स्पॉट पे गए थे, हम लोग सब सारे पत्रकार उस जगह पर, जब लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया तो हम लोग स्पॉट पे गए थे, हमने देखा कि, और आप जो है उस खबर के लिए हमें सो कॉज नोटिस डाल रहे हो, बल्कि खबर पक्की थी, उसमें बयान भी था। उस लड़के ने डर से, उस लड़के ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसे लोग धमकियां दे रहे थे, थ्रेट कर रहे थे। वो लड़का, मुझे नहीं सुनाना चाहिए रिकॉर्डिंग, लोग बोल रहे थे तुमको गोली मार देगा, उस लड़के को ऐसी धमकी दे रहे थे। तो ये तो माहौल है हमारे गोड्डा का, ऐसे तो वोटिंग हो रही है हमारे गोड्डा में, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, अगर कोई अच्छा आदमी आया भी, कोई पढ़ा लिखा आदमी आया भी, तो है ना आपने उसको धर्म के ऑप्टिक्स में है ना फ्रेम करने का प्रयास किया। एक पढ़े लिखे आदमी को आप लेकर के आओ, चुन करके आओ। लास्ट टाइम मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि नगर में चुनाए हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा कि अभी विधायक की अगर बात करूं, गोड्डा में डेवलपमेंट की आपने बात की, इसलिए मैंने बोला कि विधायक जो है अभी माननीय झारखंड सरकार के मंत्री भी हैं, संजय प्रसाद यादव जी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, पता नहीं विकास तो 5 साल बाद क्या हुआ, वो तस्वीर अलग देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा जगह पर लोगों से जाकर के मिल रहे हैं और सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे जगहों को टारगेट कर रहे हैं प्रायोरिटी दे करके, जहां पर कि आजादी के बाद से एकदम जर्जर व्यवस्था है, सुधार नहीं हुआ, ऐसे जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं कर पाते ऐसा,
ये क्यों कर पा रहे हैं पता है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड में इनकी सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। और जब कोई विधायक गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का होता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं एज कंपेयर टू एक विधायक जो है ना अपोजिशन पार्टी का होगा। जैसे इससे पहले 5-7 साल से अमित मंडल अपोजिशन के विधायक थे, तो ऐसे भी अमित मंडल को तो लोगों ने क्षेत्र में देखा भी नहीं, लेकिन है ना एटलीस्ट अभी जो आए हैं वो तो इनसे हम है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अमित मंडल भी आप देखिए, उनसे मेरी बात होती रहती है, अमित मंडल से मेरी फोन पर बात हो रही थी, मैंने उनसे बोला कि आप भी क्षेत्र में उतरिए और अब तो आप अपोजिशन की भूमिका में आ गए, अब तो आपको अपना रोल निभाना चाहिए। अभी रिसेंटली हुआ था ट्रक वाला मैटर, हाइवा के से लोग मर रहे थे, तो किसी ने बोला नहीं, मैंने मौतें देखी, मैं अस्पताल में परिजनों को रोते हुए देख के आया हूँ, मैं रोते हुए देख के आया, मेरा दिल टूट गया कि यार ये क्या हो रहा है बालू के कि कब तक आप फेसबुक पे लिखे रहोगे। और जब मैं क्योंकि गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल है, चलिए माननीय संजय प्रसाद यादव नहीं सुन रहे बात, क्योंकि है ना आप सिर्फ गोड्डा की बात मत कीजिए, है ना गोड्डा, पाकुड़, दुमका में भी मेरे रिपोर्टर है, पाकुड़, दुमका, ये जो संथाल परगना है ना, इस संथाल परगना को लूट का अड्डा बना दिया गया। बात है क्लियर ये। और इसमें कोई एक नेता शामिल नहीं है, इसमें एक सिंडिकेट है, ठीक है। और वो सिंडिकेट काम कर रहा है, तो आप कम से कम कोई भी एक आदमी तो जमीन पर आकर के बोले, एटलीस्ट कोई बोले। तो मैंने पूर्व विधायक को बोला कि आप बोलिए, आप अपोजिशन में, आपको आवाज उठाना आपकी भूमिका है, आपको मैं कवरेज नहीं दूंगा तब आप बोलिएगा। तो उन्होंने फेसबुक सबसे अपना बेस्ट पॉलिटिकल टॉय आप कह सकते हैं, उन्होंने उसको बना लिया। तो है ना मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है फिर से फेसबुक पे पोस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने सब जनप्रतिनिधि को घेर लिया गोड्डा के, मैंने दोनों मंत्री को घेरा कि गोड्डा को 2-2 मंत्री मुबारक हो, है ना पूर्व विधायक मुबारक हो, विधायक मुबारक, मैंने सबको लिया। अगले दिन तब मैंने देखा कि विधायक प्रदीप यादव जो है, इन्होंने डीसी को एक पत्र लिखा। अब लोग क्रेडिट लेने में लग गए भाई कि है ना मैंने करवाया, सब न्यूज चैनल, पुराने न्यूज चैनल में रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, लेकिन सब ने लिखना शुरू कर दिया कि हमारे इतनी खबर चलाई। लेकिन आप एक पोस्ट कर रहे थे और मैंने ग्राउंड पे जाकर के वीडियो दिखाई, मैंने ड्रोन फुटेज दिखाया, वहां पे इतना डर लग रहा था ना श्रद्धा, जब मैं कवरेज करने के लिए गया था, हम मतलब हर पॉइंट पर लोग हैं बैठे हुए हैं, मतलब निगरानी कर रहे हैं। और जब हम वहां से निकलने लगे, हमें आभास हो गया था कि किसी ने तो खबर दी है कि पत्रकार आए हैं। वहां से गाड़ियां, 2 गाड़ी जो है वहां पर कहीं घुसी और हम लोग जल्दी से स्पीड में वहां पर निकले। वो लोग हमारी बेसिकली रेकी कर रहे थे, लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका था। हमने अच्छी फुटेज उठाई, सारा बालू का, हजारों टन बालू का डंप दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो जब मैं एक छोटा चैनल हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं है, ठीक है, मैं बहुत छोटा सा चैनल हूँ, और चैनल्स के कंपैरिजन में आप देखो श्रद्धा, तो मेरा चैनल कोई मायने आई नहीं। अगर दूसरे बड़े चैनलों पे हो तो ज्यादा विवाद हो जाए मुझे लगता है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मैं अकेले कर तो रहा हूं ना, एटलीस्ट मैं हिम्मत तो कर रहा हूँ, आप भी कुछ बोलो। तब देखा तो लोगों ने थोड़ा आवाज उठाया, तो है ना प्रदीप यादव ने डीसी को तब पत्र लिखा। तब देख रहा हूँ कि सनातन से जो है बालू अभी कुछ दिन से बंद है, लेकिन फिर है ना आप देखिए कब तक बंद रहता है, ये तो है ना प्रशासन के ऊपर निर्भर है। बहरहाल मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ये बात आपने बोला कि कॉन्फिडेंस कहाँ से, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आगे पीछे का डर नहीं है कि अगर मुझे जेल में डाल देंगे मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे जान से मार देंगे मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर मारेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के, या मैंने कोई खबर चलाई, तो वो वीरान मौत नहीं होगी, वो मौत जरूर होगी और उसका चर्चा जरूर होगा, बस इतना ही है। तो आपको इस तरह का आपका डेथ हो जाए, मतलब करवा देंगे ऐसा करके धमकी कौन कौन दे रहा है? रिसेंट इलेक्शन में, नगर इलेक्शन में मिला है, नगर इलेक्शन में मिला है कि 27 को इलेक्शन खत्म होगा, 28 को इसके ऊपर है ना हाईवा चढ़वा देंगे, ये मर जाएगा। तो मैं तो डर गया, मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं बोल रहा हूँ जोश जोश में कि मौत से नहीं डरता हूँ, लेकिन यार कोई ऐसे मार देगा, मुझे पता हो कि मैं मरने वाला हूँ, तब तो मैं नहीं मरूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा उस समय मौत को। अगर कोई अचानक से आके मार दे तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई मुझे पता है कि मारने वाला है तो मैं भाग जाऊंगा। मैं 23 को इलेक्शन खत्म हुए, मैंने 23 को ही शाम में अपना भाई बोरिया बिस्तर समेटा और अपना है ना जा करके रांची में मैं फिर है ना वेट करने लगा कि अब रिजल्ट आएंगे तभी जाऊंगा। उसके बाद है ना लोग बोल देते हैं गुस्से में कि मार देंगे कर देंगे, लेकिन है ना ऐसा कोई करता नहीं है रियल लाइफ में।
तो बस वही है डेथ थ्रेट। रिसेंट इलेक्शन में मिले, विधानसभा इलेक्शन में डेथ थ्रेट क्या, विधानसभा इलेक्शन में तो एक जगह है ना हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए, वहां हम लोग को घेर लिया। हम थे दो पत्रकार थे, हम और एक मेरे कवर न्यूज के गंगा भैया हैं, उन दोनों को पकड़ लिया और है ना माइक वाइक छीनने लगा यार, बोलने लगा तुम बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है, तुमको मारेंगे। हम बोले अरे यार क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो अब क्या बोले आदमी बताइए। अगर हम कभी मैं आपको कमेंट्स अपने दिखा सकता हूँ कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लिख रहे हैं बीजेपी का दलाल, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें लिख रहे हैं जेएमएम का दलाल, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस का दलाल। तो ये कमेंट्स लिख रहे हैं, तो अब आप कंफर्म पहले कीजिए कि किसका कह रहे हैं। तो कंफर्म लोग नहीं कर पाएंगे कि किसका है, क्योंकि मैं बोल जो रहा हूं ना वो मैं किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोल रहा हूं। मुझे जो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो मैं दम रख रहा हूं सही को सही बोलने का, गलत को गलत। बीते कुछ दिनों से गोड्डा में है ना ये हवा बना दिया गया कि अरे ये बालू तो मंत्री जी चलवा रहे हैं और ये समाचार आज तक तो मंत्री जी का आदमी है, ये बोलेगा ही नहीं। तो लोग आए, देखो पता चले। लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जी पेरोल पे ठीक है, कमेंट कर रहे हैं कि तो मंत्री जी पेरोल पे ठीक है भाई। अब देखिए जब मैंने बालू की खबर चलाई ना, इन लोगों का होश ठिकाने आ गया। जब मैंने मंत्री जी से ही सवाल दागा कुछ तो इन लोगों का होश ठिकाने आ गया। अब यार क्या कमेंट करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो क्या बोल। मुझे पूर्व विधायक ने कहा कि आप है ना पूछो मंत्री जी से कि किसका है ये महालक्ष्मी हाईवा। किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं है इस जिले में, किसी में भी अगर है हिम्मत तो जाके पूछ के दिखा दे कि महालक्ष्मी किसका है। नहीं पूछता था कोई, टैबू था मंत्री जी से पूछना, क्योंकि पहले ये कंपनी मंत्री जी की हुआ करती थी, 2012-13 की बात है। अब तो खैर ये सब कंपनी ट्रांसफर हो गया किसी और के नाम, तो मंत्री जी कहते भी हैं दम से कि इस्तीफा दे देंगे। खैर तो मैं गया मंत्री जी बेटा से पूछा कि आप बताइए महालक्ष्मी किसका है। मुझे भी लगता था कि कहीं लोग बालू तो नहीं चलवा रहा है और है ना हमको भी नहीं पता है ये सब मैटर। तो हम जाके रजनीश भैया से मैंने पूछा कि आप बताइए कि महालक्ष्मी किसका है। बोला कि एक कप चाय भी हमको महालक्ष्मी से नसीब नहीं होता है, डीजीपी से मेरे पापा ने मीटिंग कराया था। देखिए क्योंकि क्या है थोड़ा संबंध है, हम लोग अमित मंडल से भी बहुत पुराना संबंध है, उनके दादा के टाइम से भी, और मंत्री जी से भी पुराना संबंध है पापा लोग के, तो थोड़ा अच्छे से भाईचारा टाइप से बात होता है ऑफ कैमरा। तो हम पूछे कि आप बताइए कि महालक्ष्मी किसका है। तो बोले कसम से साजिद झूठ नहीं बोल रहे, ऐसे गला पे हाथ रखे, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, तुम छोटा भाई, इसका एक चाय का भी पैसा हम लोग को नहीं आता है। डीजीपी से पापा खुद बैठक किए हैं और यही बात मंत्री जी उस दिन बोले भी कि हम डीजीपी से जो बैठक किए इस बात के गवाह सियाराम भगत हैं कि हम डीजीपी से बैठक किए कि हाईवा जो अवैध चल रहा है महालक्ष्मी का, इसको रोकिए। लेकिन बहुत लोग हैं कि सोचता है कि मंत्री का समझता है लोग, लिखा लो महालक्ष्मी, कहीं कोई रोकेगा नहीं। तो बहुत सब फैक्ट जाकर के मंत्री से हम पूछे, मंत्री जी से फिर जाके ऑन कैमरा पूछे कि आप हमको आज बताइए कि महालक्ष्मी किसका है। हो सकता है बेटा नहीं बोल रहा हो, बेटा झूठ बोल रहा हो, मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी से भी पूछे, लेकिन अब अपोजिशन को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। मेरा ये काम है, तब डेवलपमेंट हो पाएगा। भाई अपने तो एक और मौत हो जाएगा, आप फेसबुक पोस्ट कर देंगे, फिर मामला थोड़ा फेसबुक पे लोग बोलेंगे, फिर मामला शांत हो जाएगा। तो मुझे चाहिए कि आप लोग बालू पे बोले, जमीन पर उतरे, आंदोलन करें, तब बालू का मुद्दा रुक सकता है, वरना नहीं रुकेगा। जाने ऐसे जाती रहेंगी लोगों की। महालक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी एक कंपनी है। महालक्ष्मी अभी आप जाइए ना मॉल के पास, जाइए देखिए है ना कुल्फी का ठेला लगा होगा महालक्ष्मी। अभी मैं वहां से आ रहा था है ना, इधर से ही रामनगर के साइड एक दुकान है, उसका भी नाम है महालक्ष्मी। तो वैसे महालक्ष्मी एक कोई अपने ट्रक पे लिखा लेता है महालक्ष्मी। तो जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि है ना ये बोल रहे हैं, जैसा कि मुझे आंसर्स मिले हैं इस सवाल के, जो सवाल आपने मुझे पूछा, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी इस सवाल के जवाब को जानने की कि महालक्ष्मी किसका है क्या। तो मुझे पता चला कि जब संजय यादव विधायक थे, तो उस समय 2012 या 13 के समय तक इनकी ये कंपनी थी, चलाते थे महालक्ष्मी। कितना बोला था मैंने, 16 हाईवा था इस कंपनी में, 16 या है ना ऐसा था, तो चलता था। फिर है ना विधायक जब हार गए तो इन्होंने कंपनी जो है उसको दे दिया। लेकिन अब हो गया है ना कि ये तो मंत्री का ही है, मंत्री का ही है, मंत्री का ही। तो अब ठीक है पॉलिटिकल। अब बालू से उन्होंने सही बात बोला, सब नेता कमीशन मिल रहा है, फैक्ट है, सब नेता को मिल रहा है। क्या आपको कभी कोई न्यूज़ के बदले ऑफर मिला है? हाँ, न्यूज़ के बदले ऑफर मिलता है।
न्यूज के बदले ऑफर कैसा मिलता ऑफर है? मिलता है? न्यूज के बदले ऑफर नहीं मिलता है। किस न्यूज चैनल को ऑफर नहीं मिला है जिले में? सब न्यूज चैनल को मिला होगा, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है, अब सबके अलग अलग किया है नहीं किया, लेकिन ऑफर इस तरह का मिलता है न्यूज चैनल को कि आप सत्ताधारी दल देते हैं ये ऑफर कि आप मुंह बंद रखिए, ठीक है, बोलिए मत, पॉजिटिव पॉजिटिव सबका खबर चले। और मेरे खास करके मुझे पता नहीं और लोगों को क्या ऑफर मिलता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे आज तक जितना भी ऑफर मिला है मुझे यही बोला गया कि मुंह बंद रखिए, यहाँ से चले जाइए रांची, आपका जितना भी है ना इलेक्शन तक का एक्सपेंस है, आप जो भी घूमते फिरते खाते पीते हैं कहीं भी जाना है ना, आप अपना एक्सपेंस बता दीजिए, सब रिइंबर्स हो जाएगा, आप यहाँ रहिए मत। नगर चुनाव में मुझे मिला है ऐसा ऑफर, अब नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा ऑफर दिया है। विधानसभा में भी ये ऑफर मिला है, लोकसभा में भी ये ऑफर मिला है। तो ऐसा कि मुंह बंद रखिए, नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि और कोई चैनल तो बोल नहीं पाता है नेगेटिव, हिम्मत है नहीं। मेरे अंदर हिम्मत है, मैं बेबाक बोलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं। चाहे आप, जब मैं आपको बता देता हूँ श्रद्धा, पता नहीं मैंने क्या कमाया है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर कमाया है जीवन में, कि जब मैं बालू वाला खबर कवर करके आया ना, और मैंने अपलोड किया खबर, और 5 से 10 मिनट हुआ होगा खबर को लेकर के, और मुझे कॉल पे कॉल आने लगे उसी गांव से जिस गांव में कवरेज करने के लिए गया था। यार भैया, मैं मान गया आपको, यार भैया आपने तो भौकाल मचा दिया, आपको बोलना चाहिए था यार भैया, आप आए, हमको आपके साथ फोटो खिंचाना था, हम आपको और गाइड कर देते और दिखाते ये वो, भैया हमको पता था कि आप ही कर सकते हैं, हम बहुत दिन से आपको व्हाट्सएप पे ये सब जब मैसेज हमको सुनने को कि हमको पता था आप ही कर सकते हैं, हमको लगता है यार ठीक है, कुछ तो कमाया है एटलीस्ट। फॉलोअर्स कितना लोग एक्सपेक्ट आपसे रखे हैं, हाँ, लोग एक्सपेक्टेशन रखता है कि अगर कोई सब मुंह बंद रखा हुआ है तो एक बार इसको बोलेंगे, तो अगर इसको जेन्युइन लगे, हमको भी जेन्युइन लगता है तब। नहीं तो ऐसे क्या होता, बहुत लोग हमको ऐसे कॉल किया कि जानते हैं भैया वो मेरा दुश्मन है तो उसका, तो ऐसे नहीं, लेकिन अगर कुछ हमको जेन्युइन लगता है तब हम उस पर बोलते हैं ठीक है भैया हम आपका करेंगे कवरेज। आप मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, कौन से रिलीजन पे बिलीव करते हैं आप? देखिए मंदिर मस्जिद वाला जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये ऑडियंस की तरफ से ही क्वेश्चन था। वो अच्छा, ये ऑडियंस की तरफ से। तो देखिए मंदिर मस्जिद का मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, एलकेजी में मेरा एडमिशन हुआ था सेंट थॉमस में, सेंट थॉमस स्कूल में, और मैं 10th तक स्कूलिंग सेंट थॉमस में की, ठीक है। तो 10th तक मैंने, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही है। एक है आदित्य जायसवाल है, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो टार्जन मार्बल उनके फादर का है, वहाँ शिवपुर के पास, क्लास फ्रेंड है। एक अभी राज है, यहीं साकेतपुरी घर है, तो उसकी मम्मी का नाम है मेधा मिश्रा, बैंक में शायद कुछ है ना, एम्प्लॉय वगैरह है, कुछ है, हमको ऐसा पता नहीं, लेकिन उसकी मम्मी मेरी मम्मी है, ऐसा सीन है हम दोनों का। वो मेरा मतलब समझ लीजिए चड्डी बड्डी यार है अभी, जो है भले ही अभी गवर्नमेंट जॉब करता है, अभी उसको भी समय नहीं मिल पाता है, वक्त हमको भी नहीं मिल पाता है, कभी कभी मिल पाते हैं दोनों, लेकिन दोनों अच्छे यार हैं। और छोड़िए बाकी दोस्तों से तो अब नहीं रहा, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्किल रहा ना श्रद्धा, ठीक है, एक है मेरा एक और दोस्त है ना, शिवम शेखर झा, उसको वो जिले में कभी कभी बहुत ज्यादा उसकी वीडियोस वायरल भी होती है। शिवम शेखर और उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी चौधरी, दोनों कपल गुड्डा का काफी वायरल कपल है। तो वो भी मेरा दोनों उसकी गर्लफ्रेंड भी क्लासमेट थी, वो भी क्लासमेट था, तो है ना, दोनों से मेरा दोस्ती है, दोनों मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मेरा सर्कल बचपन से ऐसा रहा ना श्रद्धा, कि मतलब हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि यार हम मुस्लिम हैं और वो हिंदू है। और दूसरा, फिर जब हम घर पे आते थे तो मेरे घर पे हम ऐसा माहौल देखते थे कि ईद का टाइम है तो मेरे पापा के सब फ्रेंड है, राजेश झा और भी मनीष दुबे है ना, सब लोग हैं, या होली का त्योहार है तो आकर के मेरे पापा को लेकर के जा रहा है, सब रंग लगा रहा है। तो हम लोग के घर में ऐसा माहौल, मतलब, या फिर पापा कभी हमको पर्सनली बैठा करके ऐसा नहीं समझाया कि देखो बेटा है ना, हिंदू लोग से सावधान रहो, वो ऐसा होता है वैसा होता है कभी, या है ना, इस तरह का मेरे घर में मतलब धर्म को लेकर के कुछ डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब फ्रीडम है, आज फ्रीडम है, लेकिन पापा इस चीज को रिग्रेट करते हैं। अब इसलिए रिग्रेट करते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा एथिज्म की तरफ चला गया है ना, मैं नहीं मान पाता हूँ धर्म को। मुझे जब से मेरी मम्मी गई ना, तब से मेरे लिए धीरे धीरे करके
धर्म का परत मेरे ऊपर से, जो मैं मुस्लिम हुआ करता था, बहुत अच्छा मुस्लिम हुआ करता था, मतलब कि नमाज पढ़ता था, मिलाद सुनने जाता था, मतलब कि मुझे खुद नहीं यकीन होता है कि मैं इतनी चीजें करता था। और जब मम्मी के जाने के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा परत परत दर परत, परत दर परत, हटने जैसे लगा। लाइफ में झटका लगते गया यार, कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मुझे तो झटका पे झटका मिल रहा है यार। अगर है ना, इफ समथिंग कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता जो मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि मैंने तो किसी को बुरा चाहा नहीं। तो मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, तो वो हट गया। पापा रिग्रेट करते हैं कि मुझे तुम्हें हमेशा धर्म का स्ट्रॉन्ग टीचिंग देना चाहिए था, आज तुम्हें चले गए। तो फिर भी अलग बात है। मैं धर्म का आपने पूछा तो एथिज्म को मैं मानता हूँ, रिलीजन मैं कोई नहीं मानता हूँ, क्योंकि एथिज्म और थीज्म में दो ही चीज का फर्क है, ठीक है। क्या चीज का फर्क है, कि मान करके चलिए आप 99 भगवान में से आप एक को 100 में से आप एक भगवान को मान रहे हो, ठीक है। मान करके चलिए मैं मुस्लिम, हाँ। मैं अल्लाह को मानता हूँ, हाँ। ठीक है। बाकी जितने भी भगवान हैं उन पे तो मैं नहीं मान रहा हूँ, नहीं। मैं हिंदू धर्म पे तो नहीं मान रहा हूँ, मैं तो क्रिश्चियन को नहीं मान रहा हूँ, मैं तो सिख को नहीं मान रहा हूँ, तो मैं एक धर्म को मान रहा हूँ, 99 को नहीं मान रहा हूँ। और एथिस्ट जो है वो 100 का 100 को नहीं मान रहा है। तो बस इतना सही दोनों में फर्क है। तो मुझे लगता है कि धर्म का जो है, जहां तक सवाल है कि आज देखिए चाइना का जो है 90% एथिस्ट पॉपुलेशन है, आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि वहां मंदिर मस्जिद को लेकर के लोग फाइट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट करता है, वहां भी मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन वो उन लोगों का ना पॉलिटिकल टॉपिक है ना बातचीत का टॉपिक है। मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा ये मॉन्यूमेंट्स है या है ना रिलीजियस प्लेस है, लोग अपना जाएं। लेकिन यहाँ इसको पॉलिटिकल, इस देश में इंडिया में इसको पॉलिटिकल टॉपिक बना करके थोड़ा सा है ना ग्रीवांस लेने का कोशिश है। बट इट्स ओके, है ना, आज ना कल समय बदलता है, कभी है ना लेफ्ट गवर्नमेंट आ जाती है जो है ना थोड़ा लिबरलिज्म की तरफ, और है ना मंदिर मस्जिद नॉर्मल बातें विकास की करती है, लेकिन कभी कभी राइट गवर्नमेंट भी आ जाता है, तो अभी है तो चल रहा है। That's it. अगर आप बताना चाहेंगे तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं? स्ट्रेस मैनेज क्या करते हैं, अब है ना स्ट्रेस ऐसा सच कुछ होता नहीं है ना कुछ अब स्ट्रेस आदमी कैसे मैनेज करेगा, है ना। वेब सीरीज है, मैंने मेरा हर महीने ऑटो प्ले, मतलब टाटा बिंज प्ले पे सारे ऐप का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। G5 है, Amazon प्राइम है और हॉटस्टार है, तो ये 3 है मेरे पास। तो अब जब भी पूरा दिन भर एग्जॉस्ट होके खत्म होता हूँ, तो फिर है ना रात में अपना मैक ऑन किया और कोई अच्छी सी वेब सीरीज लगाई। और मेरा फेवरेट वेब सीरीज है हॉटस्टार पे, है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन। इसकी मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स से, जिन्होंने ये बात सुनी है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स और गेम ऑफ थ्रोन्स, मैं कह रहा हूँ आप लोग जरूर देखना एक बार, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। मैं उसको रिपीट पे देख रहा हूँ श्रद्धा। मुझे स्ट्रेस होता है, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स निकाल करके, पता नहीं क्या एडिक्शन हो गया मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन से। मैंने 4-5 बार देख करके रखे, और बहुत घंटों लंबे एपिसोड है उनके, 8-8 सीजन है, और मैंने सब सीजन को 4-5 बार देख लिया। और फिर भी मैं जब एग्जॉस्टेड फील करता हूँ मैं देखता हूँ, मतलब कुछ है, मतलब अब उससे मुझे एडिक्शन हो गया कि मेरा स्ट्रेस वैसे ही रिलीज होता है। दैट्स इट। धन्यवाद आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में अब तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आगे एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपने अभी बहुत सारे नेताओं के बारे में चर्चा की है, तो मैं अभी कुछ नेताओं के नाम बोलूँगी, आप उनके कुछ अच्छाई बताएंगे। जैसे कि प्रदीप यादव। अच्छा, प्रदीप यादव। अब प्रदीप यादव एक देखिए कह सकते हैं कद्दावर नेता हैं, और पोड़ैया हाट से 6 बार MLA इस बार मिला करके लगातार 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ये मायने रखता है। और 6 बार किसी जगह से आप विधायक, नो मैटर पार्टी क्या रहा है उनका, लेकिन पोड़ैया हाट से विधायक बने, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे JVM में रहे हों, चाहे वो अभी कांग्रेस में हैं, तो या बीजेपी में भी क्यों ना रहे हो, सब पार्टी में रहे, लेकिन पोड़ैया हाट के MLA हमेशा वही रहे। तो शायद कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जनता के लिए ऐसा अच्छा कर ही रहे होंगे, तब जनता उनको 6 बार चुन करके जो है भेज रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप यादव अपने विधानसभा में, आई डोंट नो, ज़्यादा मैं काम नहीं गिना पाऊँ, क्योंकि उतना करीब से किसी नेता के काम को जा करके तो मैं
देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोड़ैया हाट की जनता इस वजह से प्रदीप यादव को है ना अपना विधायक बार बार चुन लेती है भारी मतों से, क्योंकि प्रदीप यादव जो है अपनी जनता के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी है ना आदमी को उनके घर जाना है, उनका घर हमेशा खुला रहता है, आप जाएंगे, लोग हमेशा वहां पर अटेंड करने आपको मिल जाएंगे। विधायक जी अगर नहीं भी हैं तो भी उनके लोग आपको अटेंड करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। आप विधायक जी हैं तब तो आइए एकदम आपको है ना घर वाला फील देते हैं हर जनता। मुझे लगता है मैंने पहली बार ऐसा नेता होगा, मैं कुछ विधानसभा इलेक्शंस के टाइम पे उनके साथ कहीं कहीं गया था कवरेज के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी पे ही बैठ जाओ, साथ ही जाना है वहाँ चतरा कॉलेज। तो मैंने बोला ठीक है, तो चतरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, तो वहीं हम लोग गए थे। अब इनको जो है वहाँ पे ये लोग को नाम से पहचान रहे हैं, जो अब इतने सारे लोगों का नाम कैसे है ना याद होगा किसी भी बंदे को, उसको पहचान जा रहा कार्यकर्ता हो तो चलिए अलग मैटर है कि कार्यकर्ता हो साथ में, लेकिन जो नॉर्मल जनता जो उनसे बात करने आ रहा तोरा, हाँ तो पहचान लियो हमरा, तो हाँ तोरा नाम तो ही हो, तोरा नहीं पहचानबो तो हमरा पुराना वोटर चेक हो नहीं, हम तो सामने वाला बोल रहा है, हम सोचलियो कि 5-6 साल हो ही गेलो मिला से, तो ऐसे ही मतलब कोटा मेरा थोड़ा नहीं है अच्छा मतलब, लेकिन फिर समझ जाते हैं थोड़ा मोड़ा क्या बात हो रहा है। तो उसको कह रहे थे 5-6 साल से मिले नहीं है, तो हम सोचे कि आप भूल गए होंगे। तो प्रदीप यादव उनको रिप्लाई देते नहीं, हम अपने किसी भी जनता का नाम नहीं बोलते। इसी तरह एक गांव गए थे उनके साथ, तो खटिया में बैठे हुए थे, खटिया में बैठ गए जनता के साथ और है ना गप किस्सा कर रहे हैं, तो एक तो मतलब औरत है उनके विधानसभा की, एक महिला है, उनसे लड़ रही है कि तो ने आलियो हमरा घर मछली खा ले। मतलब लोग उनसे, नेता से आदमी कुछ और बात करता अपना समस्या, यहाँ लोग अलग समस्या सुना रहे, तो हमरा घर ने आयला, तो हमरा ई काम ने, हमरा वो गलियों अधिकारी के पास और हमरा है ना वृद्धा पेंशन वाला काम नहीं कर लो। रुको अभी कॉल, तुरंत अधिकारी को कॉल लगाए, फटकार लगाए, तो है कुछ यही सब 1-2 क्वालिटी शायद इस वजह से जनता इनको चुनती है। बाकी पोड़ैया हाट में क्या विकास हुआ तो पोड़ैया हाट का लोग ही बताएंगे जो उनको वोट करते हैं, और क्या। और संजय यादव के बारे में संजय यादव देखिए, मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी में है, ठीक है, वो परफेक्ट आरजेडी में होना चाहिए था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को आप देखिए, पूरे सदन को हंसाते थे, पूरे लोकसभा को हंसा देते थे लालू प्रसाद। तो संजय प्रसाद यादव को भी लोगों ने उनकी छवि को थोड़ा बना दिया है कि अरे यार ये तो है ना ऐसे वैसे है। लेकिन संजय यादव से ज्यादा कॉमेडियन आदमी मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। अगर आप उनके साथ जूम में बैठ गए कहीं पे और उनकी बातों को आप सुन रहे हैं तो आपको इतना हंसी आएगा, इतना हंसी आएगा, मतलब कह नहीं सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि अब किसी भी जनता के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अब विकास के बारे में मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि अभी बहुत टर्म विधायक रहने के ना रहने के बाद अभी आए हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। 5 साल बाद अगर आप हमसे पूछिएगा तब हम विकास का में भी बता दें, लेकिन अभी उनके बारे में आपने अच्छा पूछा तो है ना, स्वाभाविक अगर देखे तो संजय यादव अच्छे व्यक्ति, गुस्सा उनको जो है कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी हम देखे हैं कि कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा बात उनके अंदर अगर पूरी सबसे अच्छा बात क्या है कि दुख हो सुख हो दोनों में अवेलेबल रहते हैं अपनी जनता के लिए। है ना, चाहे आपके घर में अगर शादी भी है तो उनको ऑटोमेटिक अगर आप कार्ड नहीं भी दिए तो पहुंच जाते हैं कि वो तो हमारा आदमी है ना, उसको या कहीं से जानकारी मिल गया या कोई बोल दिया कि फला के घर में तो शादी है, कार्ड आया है नहीं आया है, अच्छा फिर भी पहुंच गए। किसी के घर में श्राद्ध हुआ उसमें पहुंच जाए। इवन कि उनके प्रतिद्वंदी जो उनको गाली दे रहे हैं, मैंने देखा उनके घर में जा रहे हैं श्राद्ध में, जो उनको पसंद नहीं करते उनके घर में चला। तो व्यक्ति को है ना बीइंग अ पर्सन ऐसा ही होना चाहिए कि आपको कोई बुरा कहे भला कहे ऐसा नहीं है। जब किसी के यहाँ आपत्ति आए तो आपको उसके साथ है ना बीइंग अ ह्यूमन खड़ा होना चाहिए, इंसानियत यही कहता है। तो ये है उनके अंदर इंसानियत, और बहुत फनी नेता है एकदम, ये अच्छा है उनका। और दीपिका पांडे के बारे में देखिए, दीपिका पांडे से मेरा इंटरेक्शन एक बार ही हुआ है, ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, एक बार हुआ था विधानसभा इलेक्शन के टाइम में। मुझे लगता है कि दीपिका पांडे ने जितना स्ट्रगल देखा है एक फीमेल, जो एक मामूली सी कांग्रेस कार्यकर्ता, वहाँ अभी ठीक है पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके फैमिली का मजबूत था,
वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जीरो से स्ट्रगल किया है जिले में। कांग्रेस की कार्यकर्ता, फिर जिला अध्यक्ष और उसके बाद विधायक, और विधायक रहते पहली बार फर्स्ट टाइम डेब्यू, पॉलिटिकल डेब्यू किया, जीत हासिल किया, पहली बार चुनाव लड़ी, जीती, और पहली बार ही पॉलिटिकल डेब्यू में ही उनको मंत्रालय मिल गया था लास्ट टाइम में, आपको याद होगा, तो है ना मंत्री उन्हें बना दिया गया। तो अच्छा कुछ काम किया होगा, लेकिन मैंने जब उनसे बात की, मुझे बात करके ऐसा लगा कि ये बहुत विजनरी लीडर है, मतलब इनके पास बहुत कुछ बदलने का विजन है। और महिला हो करके भी इन्होंने जिस तरीके से है ना, मतलब पूरे झारखंड के पॉलिटिक्स में और जिस तरह से बेबाक तरीके से बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉलिटिशियन झारखंड में कांग्रेस के पास है। दे आर लक्की फॉर दैट, कांग्रेस पार्टी लक्की है इस बात के लिए कि है ना दीपिका पांडे सिंह जैसा जो है लीडर उनके पास है। और अमित मंडल पूर्व विधायक जो है हमारे अमित मंडल, भले ही है ना फेसबुक पर समाचार आज तक को हमेशा तकरार उनसे होता रहता है, ठीक है, कुछ कुछ मैटर पे ना, नहीं विचारधारा में भी मैच नहीं करता होगा, लेकिन अमित मंडल बहुत अच्छा आदमी है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप पूछे मुझसे, तो मैं कहूँगा अमित मंडल इज मतलब बहुत अच्छे आदमी, मतलब कैसे बताऊं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा कि है ना, अक्सर आप देखोगे कि मैं फेसबुक पे उनको खबर के जरिए क्रिटिसाइज करता रहता हूँ कुछ डिट्स पे, मेरा काम है भाई क्रिटिसाइज करना, मैं तो करूंगा। तो वो मुझे रिप्लाई भी कर देते हैं अपने आईडी से कि ये समाचार आज तक का ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे एक उपाधि दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि बीबीसी और सीएनएन का पत्रकार, वो मुझे कहते हैं कि बीबीसी और सीएनएन के अपने पत्रकार से मंत्री जी, वो एलिगेशन कुछ अलग है, लेकिन जब मैं उनसे एक बार क्या हुआ कि बीजेपी का एक कार्यक्रम था अशोक स्तंभ, बीजेपी के लोग मुझे नहीं बुलाते हैं जिला कार्यक्रम में, पता नहीं क्या फोबिया, उन्हें लगता है कि कुछ उल्टा सवाल पूछ दूंगा तो मोदी जी को लेकर के, इसलिए शायद मैं भी नहीं बुलाते हो, अपना हो हमको नहीं पता, लेकिन नहीं बुलाते। लेकिन मैं गया एक दिन अशोक स्तंभ पे, कार्यक्रम था, मुझे एक बीजेपी लीडर ने कॉल कर दिया। ऐसा नहीं बीजेपी में बीजेपी वाले लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते, मुझे नहीं पसंद करते हैं, तो उन्होंने कॉल किया, बोला आइए। मैं अशोक स्तंभ गए, देखे अमित मंडल बैठे हुए थे माइक हाथ में, तो डर तो ऐसा नहीं, हमको लगता है कि कोई पॉलिटिशियन आकर के मेरे साथ मारपीट तो नहीं करेगा, लेकिन हमको कलीग पत्रकार लोग जो है मजा ले रहा था, तुम मत जाओ, तुमको मारेगा, तुम्हारा तो आज देख लिया, तुमको पहले गाड़ी में लाठी ले करके आए तुम्हारे लिए। हम बोले अच्छा ठीक है देखते, तो हम खड़े थे, अमित मंडल आए उधर से पार करते, और ऑल ऑफ अ सडन आकर के गर्दन पे ऐसे करके हाथ धरती, हम डर गए कि ये तो आप तो गए, सच हो गया, अब तो मैं मार खाने वाला हूँ। तो ऐसे गले पे हाथ रख के हम ऐसे खींचे, बोले कि इस सब पत्रकार में सबसे जो बदमाश है ना, यही है। फिर बोलते हैं कि तुम हमको यार छोड़ दो यार, क्या करना पड़ेगा, तुम हमको बख्श दो, आए एक फोटो खींचो हम दोनों का साथ में अच्छे से। तो हम ऐसे करके माइक दिखाते, फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो जब मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो भी इस चीज को समझते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद और कोई जनप्रतिनिधि होते जिन्हें मैं इतना क्रिटिसाइज करता अगर, तो वो बुरा मान जाते या इस तरह के, लेकिन अमित मंडल का वैसा नेचर है, वैसा व्यवहार है, और अच्छे, देखिए यही खानदानी लोगों की पहचान होती है कि वो लोगों से अच्छे से ही बात करते हैं जब मिलते हैं, तो ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग रखना जानते हैं अमित मंडल, क्योंकि पढ़े लिखे भी अच्छा एजुकेशन उन्होंने लिया है, तो ऑब्वियस है ये सारी चीजें। तो अमित मंडल से अच्छा मुझे व्यवहारिक आदमी, मुझे, और कंपैरिजन भी अगर आप करने बोल दोगे कि सब में कंपैरिजन कर दीजिए, तो मैं सब में कंपैरिजन में कह सकता हूँ व्यवहारिक आदमी अमित मंडल की तरह, और कोई प्रोफेशनल कोई पॉलिटिशियन गुड्डा में नहीं है, क्योंकि जो अपने विरोधी को गले लगा सकता है उसके बारे में क्या ही अब कह सकते हैं, तो इतना ही है। तो आपको फाइनली पूरे पॉडकास्ट में कैसा लगा? पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों ने सिलेक्ट करके रखा था, जो लोगों ने पूछा था, काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया पूरे पॉडकास्ट में, है ना, बोर नहीं हुआ, और मुझे लगता है लोगों को भी ये पॉडकास्ट जो है पसंद आएगा। चलिए, है ना, मैं कहना चाहूँगा आप सभी जितने भी व्यूअर्स ने इस वीडियो को देखा है, आप सभी से अपील रहेगी कि मंजिल इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और
फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे होंगे मंजिल इंडिया का तो वहाँ भी फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं और फुल सपोर्ट बनाए, क्योंकि गोड्डा जिले का बहुत अच्छा प्रोफेशनल इनिशिएटिव इन लोगों ने शुरू किया है पॉडकास्ट का। और जब है ना हमारे जिले से कुछ अच्छी चीजें शुरू हो रही है तो हमारा ही काम, हमारा फर्ज बनता है कि उन चीजों को सराहना। तो आप लोग भी सराहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।